Hello, welcome back, student. Today in this video, we are going to discuss about catalytic properties, interstitial compounds and alloys. Okay, चलो start करेंगे catalytic properties के साथ. So now catalytic properties, ठीक है. Catalyst क्या होता है हमें already पता है, right? We are already known to catalyst. Yes, so let's discuss the transition metals related to catalytic properties. Okay, so now the transition metals and their compounds exhibit good catalytic properties. ठीक है, समझ में आप लोगों को? क्या जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स या उससे बने हुए जो भी कंपाउंड्स है, ठीक है, वो सब एज अ गुड कैटलिस्ट काम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस ट्रांजिशन मेटल्स पोजेस गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. ओके, अंडरस्टूड. नाउ दे हैव प्रूवन टू बी गुड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. ठीक है, और इन्होंने ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड्स ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि वो गुड होमोजीनियस मीन्स सेम, ठीक है, सेम फेज में वो मिक्सचर जो रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा. ठीक है, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट भी है और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी है. ओके, now partly because of their ability to participate in the different oxidation reduction step of catalytic reaction. ठीक है, अब समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने? क्यों होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही कैटलिस्ट कैसे फॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि उनमें एबिलिटी है. ठीक है, दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही स्टेप में वो क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये एबिलिटी की वजह से वो एक गुड कैटलिस्ट बनते हैं. अंडरस्टूड. Now, these steps involve changes in the oxidation state of these metal ions like compounds of iron, Fe ion, cobalt, nickel, lead, platinum, chromium, etc. ठीक है. Now, these are used as catalyst in a number of reaction. ठीक है, आप लोग देखा होगा कोई भी हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं, राइट? अगर उसमें हमको कैटलिस्ट दिखाना है तो जो एरो की होता है ना, एरो की फॉरवर्ड रिएक्शन वाला, तो उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं कैटलिस्ट, राइट? ज़्यादा करके अभी तक हम लोग ने निकल और लेड वगैरह यूज़ किया है, प्लेटिनियम भी यूज़ किया है, राइट? नाउ देयर कंपाउंड्स एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो अभी ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, तो ये जब कंपाउंड फॉर्म करेंगे आपके ट्रांजिशन मेटल्स वाले, तो वो क्या करेंगे? आपका केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और रेट को इंक्रीज करेंगे, यानी कि क्या, वो फास्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन. ओके, now in homogeneous catalysis reaction the metal ions participate by forming unstable intermediates. ओके, क्या बोला इन्होंने यहाँ पे? जो होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन है, ठीक है, उसमें जितने भी मेटल आयंस आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, वो सब अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, राइट? Now in heterogeneous catalysis reaction, on the other hand, the metal provides a surface for the reactant to react. ठीक है, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन में क्या होता है? ये जो आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट, या जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है, वो क्या करेंगे? सरफेस प्रोवाइड करेंगे ताकि जितने भी रिएक्टेंट है वहां पे क्या रिएक्ट कर सके. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 acts as a catalyst for decomposition of KClO3, राइट? अगर आपको KClO3 को अगर आपको क्या करना है? डिकम्पोज करना है, तो हम लोग MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबस प्रोसेस MOFE is used as a catalyst. ठीक है, MO मोलिब्डिन, राइट, या तो Fe यानी कि आयन, दोनों में से कोई भी एक चीज हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. कहाँ पे? हैबस प्रोसेस के लिए. अंडरस्टूड. नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट पढ़े हैं, राइट, कैटालिटिक रिएक्शन पढ़ा है,
तो ये इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपको जो भी एज इट इज मैंने पॉइंट वाइज दिया है आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इसका भी आपको क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है। ओके, तो इसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दूंगा, राइट। तो जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स इजीली दूंगा, राइट। लेकिन अगर आपको एज इट इज आंसर यहीं पे है तो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अननेसेसरी क्या हो जाएगा, वो आपका वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और नंबर ऑफ पेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे इधर। ओके, ये आंसर्स एज इट इज ही लिखना है आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा रिलेटेड टू दिस। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, when small atom like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the interstitial spaces within the crystal lattice, the compounds formed are interstitial compounds। ये आपको याद आ गया होगा, हमने फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया था, राइट। इंटरस्टिशियल स्पेसेस और क्रिस्टल लैटिस में जब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो भी आपके एलिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्स के नाम भी दिए, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट। Now, sometimes sulfides and oxides are also trapped in the crystal lattice of transition elements। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आपका सल्फाइड और ऑक्साइड्स भी क्या ट्रैप हो सकता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्रिस्टल लैटिस में। ओके, तो इन केस ऑफ दिस क्या होगा आपका, द स्टील एंड कास्ट आयन आर द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड आयन। ठीक है, समझ में आप लोगों को, समझो अगर आपका कार्बन है, ठीक है, तो उसमें आपका ऑक्साइड यानी कि आयन क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, तो आपका इंस्टीट्यूशनल इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन सा बनेगा यहाँ पे, स्टील या तो कास्ट आयन। ओके, अंडरस्टूड, ये एग्जांपल था। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन द malleability and ductility of iron is reduced while its टेनिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि उसकी अगर अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कार्बन के प्रेजेंस से, तो क्या होगा, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, बट टेनिसिटी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड, तो जहाँ पे आपका दो प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रहा है, एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है आपकी। अंडरस्टूड। Now some properties of interstitial compounds. Okay. Now they are hard and good conductor of heat and electricity। ठीक है, तो यहाँ पे दे क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है ये क्या है, हार्ड होते हैं इन नेचर। ओके, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पैरेंट मेटल। ठीक है, अभी यहाँ पे पैरेंट मेटल क्या है आपका, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल है वो आपका पैरेंट मेटल होगा। ठीक है, तो उससे जो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी उससे सेम होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन द प्योर मेटल। ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, क्या कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के वो ज़्यादा रहते हैं प्योर मेटल से। अंडरस्टूड, ऑब्वियसली जब वो किसी आपके जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है, जब उसमें कुछ दूसरा आप मिक्स कर दो तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना ही है, राइट। नाउ देयर डेंसिटीज आर लेस देन द पैरेंट मेटल। ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, कि उनका डेंसिटी क्या हो जाएगा, पैरेंट मेटल से कम हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द मेटेलिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जब वो मेटेलिक कार्बाइड्स फॉर्म करेंगे, राइट, तो वो इतने हार्ड रहेंगे डायमंड की तरह। ओके, सो वी हैव टू कंपेयर विद डायमंड इफ यू आर कंसिडरिंग द हार्डनेस। ओके, क्योंकि आपको पता है डायमंड को कुछ हम लोग तोड़ ही नहीं सकते डायमंड से। ओके, डायमंड को नहीं तोड़ सकते, सॉरी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स are used as powerful reducing
एजेंट। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसकी जब हाइड्राइड्स यानी कि जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा, राइट, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, यस, वो एक पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। अंडरस्टूड? ये प्रॉपर्टीज सब आपको लर्न करना है। यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज आउट ऑफ 6। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। ठीक है, तो ये आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, एलॉयज। ओके, तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है देखो। नाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज where atoms of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal, right? The metal with similar radii एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज रेडीली फॉर्म एलॉयज। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन कलर का जो भी दिख रहा है वो पूरा आपका डेफिनेशन है एलॉयज का। ठीक है, कैसे एलॉय फॉर्म हो रहा है ना। ये तो आपको पहले भी पता था। जो भी आपकी मेटल्स है, ठीक है, एक मेटल से दूसरे मेटल्स को जब हम लोग मिक्स करते हैं सर्टेन प्रोपोर्शन में या उससे ज़्यादा भी मेटल्स ऐड कर सकते हैं, उसे हम एलॉय कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल को डील कर रहे हैं, ओके, so we have to consider transition metal and other metals. Okay, understood? Now alloys are classified into ferrous and non-ferrous. Okay, now what is the definition for ferrous? It is given below. Let's discuss. Ferrous alloys have atoms of other elements distributed randomly in atom of iron in the mixture. समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि जब आप फेरिस एलॉय कंसीडर करोगे, ओके, तो जो भी आपका अदर एलिमेंट है वो तो रह ही गई, लेकिन वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आपका आयन मिक्सचर में। ओके, अंडरस्टूड? नाउ एज अ परसेंटेज ऑफ आयन इज मोर दे आर टर्म्ड फेरिस एलॉयज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे फेरिस एलॉयज में कि यहाँ पे आयन का परसेंटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा। ओके, ऑल स्टील्स हैव 2% कार्बन। समझ में आप लोगों को क्या कि कोई सा भी स्टील आप कंसीडर करो आपको 2% कार्बन मिलेगा ही। ओके, एंड अदर देन दैट मोर अमाउंट में क्या मिलेगा आपको, आयन मिक्सचर। ओके, चलो अभी नॉन फेरस क्या है देखते हैं। Right? Now, non-ferrous alloys are formed by mixing atoms of transition metal other than iron with a non-transition element. Example, brass, which is an alloy of copper and zinc. समझ में आप लोगों को क्या बोला यहाँ पे इन्होंने कि जो एक ट्रांजिशन मेटल है आपका किसी नॉन ट्रांजिशन मेटल यानी कि जो ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आते, ठीक है, उस मेटल के साथ में जब आपका वो एलिमेंट के साथ में जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अदर देन आयन, उसमें आयन नहीं होना चाहिए, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फेरस एलॉयज। एग्जाम्पल, कॉपर एंड जिंक से जो ब्रास बनता है ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नोट, फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज आर ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या कि जितने भी फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज है उनका खुद का एक इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज में। ओके, ये नोट था आपका। नाउ यूजेस ऑफ एलॉयज। ठीक है, अब एलॉयज की क्या क्या यूजेस है चलो डिस्कस करेंगे। अभी देखो, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, ठीक है, और ये सिर्फ आपको 1 मार्क के डेफिनेशन के लिए तो पूछेंगे नहीं, राइट, तो 2 मार्क्स के लिए भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको क्लासीफाई भी करना है। आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन यू हैव टू क्लासीफाई एंड ओनली यू हैव टू राइट क्लासिफिकेशन दैट फेरस एंड नॉन फेरस में होता है क्लासीफाई, और फेरस एलॉय का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एंड ये नॉन फेरस का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ओके, अंडरस्टूड? और यूजेस ऑफ एलॉयज अलग से पूछेंगे, तो जितने भी हम लोग यूजेस पढ़ेंगे तो उसमें मिनिमम आपको 4 to 5 यूजेस लर्न होने ही चाहिए। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूज क्या है इसका एलॉय का,
Bronze, an alloy of copper and tin, is tough, strong, and corrosion resistant. Okay, now it is used for making statues, medals, and trophies. समझ में आप लोगों को? जो भी आपका ब्रॉन्ज का मेडल है, ब्रॉन्ज के ट्रॉफी, स्टैचूज है, ये सब ज़्यादा साल तक क्यों चलते हैं? क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, राइट? और वो टफ और स्ट्रांग भी होते हैं, राइट? और इसका आपको मिक्सचर याद रखना है ब्रॉन्ज का। क्या है मिक्सचर इसका? ब्रांड टिन। ओके, नाउ क्यूप्रा, सेकेंड एग्जांपल, क्यूप्रा निकल, an alloy of copper and nickel, okay, is used for making machinery part of marine ships, ports, etc. Okay, now for example marine condenser tubes. ठीक है, कंडेंसर ट्यूब्स क्या है? हमने ऑलरेडी आपको एनालिटिकल में 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, कंडेंसर का क्या मतलब है? कंडेंस यानी कि ठंडा करना। ओके, तो कंडेंसर ट्यूब्स मतलब क्या? उसके अंदर से हम क्या करेंगे? वाटर छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्यूब के सराउंडिंग में क्या होगी? ठंडक हो जाएगी। ओके, तो मरीन कंडेंसर ट्यूब मतलब आपके जो मरीन के जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, राइट, उसमें आपके ये ट्यूब्स यूज किए जाते हैं टू कंडेंस द बॉडी। ओके, now, stainless steels are used in the construction of the outer fuselage of ultra high speed aircraft. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ स्टेनलेस स्टील भी यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब कौन से कंस्ट्रक्शन में? आउटर फ्यूजलेज मतलब क्या? आपका जो क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट होता है, राइट? तो एयरक्राफ्ट के जो बाहर के जो विंग्स होते हैं, राइट, तो वो साइड में और नीचे साइड में जहाँ पे आपका लगेज वगैरह रखते, तो ऐसे कुछ कुछ साइड में वहाँ पे आपका ये वाला स्टेनलेस स्टील यूज होता है, राइट? Now nichrome, an alloy of nickel and chromium, is the ratio in the ratio 80:20 has been developed specifically for the gas turbine engines. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? निक्रोम एक ऐसा एलॉय है, ठीक है, जो गैस टर्बाइन इंजन में यूज होता है। इसमें रेशियो क्या है आपका? निकल 80% है, क्रोमियम 20% है। ठीक है, तो ऐसा हम एलॉय बनाते हैं गैस टर्बाइन इंजन के लिए। क्यों? ताकि वो जो एकदम लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी उसको हमको रेजिस्ट करना, राइट? नाउ टिटेनियम, नेक्स्ट, टिटेनियम alloys withstand stress up to high temperatures and are used for ultra high speed flight, fireproof bulkheads and exhaust rods. ठीक है, ये समझ में आएगी आप लोगों को, राइट? टिटेनियम एलॉयज क्या है? हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई हो सकता है, जैसे कि अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट। यस, अभी आप लोग ने राफेल का सुना ही होगा कि राफेल के जो एयर जेट्स मंगाए 36। ओके, तो आप उसका एग्जांपल देख वहाँ पे भी यूज़ किया होगा ये, राइट? फायर प्रूफ बल्क हेड्स, राइट, ताकि आग ना लगे। हम्म, तो फायर प्रूफ जितने भी आपके कंस्ट्रक्शंस होंगे वहाँ पे यूज होगा ये। एग्जॉस्ट श्रॉड्स मीन्स क्या? जहाँ पे एकदम ह्यूज अमाउंट में अगर आपका कुछ काम हो रहा है, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होने वाली है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये यूज होता है। ठीक है, so for today it is sufficient. You have to study and learn the you have to study and learn and you have to give the test. Okay, thank you so much. Study well. Take care.